गुन अपने पापा नरेन को जेल में देख पहले से ही परेशान थी और अब उनकी बातें सुन वो और ज्यादा टेंस्ड हो गई। वो अपने पापा की नम आंखों में देखती हुई उदास आवाज में बोली, पर पापा आखिर ये सब हुआ कैसे? गुनगुन के फादर ने अपने हाथों को गुनगुन के हाथों पर रखा और उदासी भरी आवाज में बोलना शुरू किया। बेटी, मैंने बिजनेस के लिए एक बहुत बड़े आदमी से लोन लिया था। गुनगुन ध्यान से अपने पिता की बातें सुन रही थी, जबकि उसके पिता ने उदास लहजे में ही आगे बोलना शुरू किया। बेटी, मुझे उस आदमी ने हाई रेट पर लोन तो दे दिया था, लेकिन बिजनेस में नुकसान की वजह से मैं उसके पैसे वापस नहीं कर पाया। गुनगुन को अब धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही थी। उसने शांत आवाज में पूछा, पर पापा लोन रीपेमेंट ना करने पर तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती? गुनगुन के पापा ने अपनी नजरें नीची कर ली। गुनगुन ये साफ तौर पर देख रही थी कि उसके पापा कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने फिर अपने पापा के हाथों को धीरे से दबाया और शांत आवाज में बोलना शुरू किया। पापा, जब तक आप मुझे सब कुछ बताएंगे नहीं, तब तक मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकती। सच सच बताइए, आखिर क्या हुआ है? गुनगुन की बात पर नरेन ने अपना चेहरा सख्त कर लिया और नजरें नीचे करते हुए बुदबुदाते हुए बोलना शुरू किया। बेटी, जब मैं उसके पैसे वापस नहीं कर पाया, तब उसने मुझे एक पार्सल डिलीवर करने के लिए कहा। मैं नहीं जानता था कि आखिर उस पार्सल में क्या है। मुझे लगा कि उसमें कुछ नॉर्मल चीज होगी, इसीलिए मैंने उससे इस बारे में कुछ पूछा भी नहीं। गुनगुन बेटा, मैं उसके दिए हुए पते पर उस पार्सल को लेकर बस पहुंचने ही वाला था। मेरी सारी लोन इस पार्सल को पहुंचाते ही खत्म हो जानी थी, लेकिन बेटा तभी वहां पुलिस आ गई और मेरी तलाशी लेने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था गुनगुन, और उन्होंने जब मेरी कार की डिक्की को खोला तो उनमें से ड्रग्स निकला। गुनगुन चौंकती हुई बोली, ड्रग्स? नरेन ने इस बार गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ बेटी ड्रग्स, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। गुनगुन नर्वस नजरों से अपने फादर को देखे जा रही थी, जबकि तभी उसके पिता नरेन ने अपने हाथ जोड़ लिए और घबराई हुई आवाज में बोलना शुरू किया। बेटी, अब तुम्हें मुझे बचा सकती हो, प्लीज कुछ करो। गुनगुन चिल्लाती हुई बोली, पापा प्लीज हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, लेकिन आप ही बताइए कि आखिर मैं क्या करूं आपके लिए। याद कीजिए, मैंने सब कुछ आपके लिए ही छोड़ दिया था, यहाँ तक कि आपकी वजह से ही मैंने साहब को भी छोड़ा, लेकिन इतने सालों बाद भी आप इन सब चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। पापा, आप भी जानते हैं बाप का फर्ज होता है बेटी को बचाना चाहिए, पर यहाँ तो मैं ही हमेशा आपको बचाती आई हूँ। नरेन शांत थे, जबकि गुनगुन भावुक आवाज में बोली, पर पापा आप टेंशन मत लीजिए, इस बार भी मैं ही आपको बचाऊंगी। मैं जानती हूँ ये मेरा फर्ज है। इधर एक तरफ जहाँ गुनगुन अपने पापा के साथ मुसीबत के वक्त डटकर खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर साहिबजादे गुस्से से अपने केबिन में बैठे हुए थे। उनके दिमाग में बार बार गुनगुन की कही गई बातें चल रही थी। और तभी बाहर से तिवारी जी की शांत आवाज आई, मे आई कम इन सर? तिवारी जी की आवाज सुनते ही साहिब गुस्से से अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और दरवाजे के पास जाते हुए कड़क आवाज में बोले, तिवारी जी, ये सब क्या रायता फैला दिया है आपने? तिवारी जी बुरी तरह से चौंक गए। उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वे साहिब के केबिन में कदम रख सके, जबकि तभी साहिब ने फिर से कड़क आवाज में कहा, तिवारी जी इस तरह चुपचाप खड़े मत रहिए, ये बताइए कि किसने कहा था आपको ये सब करने के लिए? आप जानते भी हैं आपकी वजह से गुनगुन कितनी ज्यादा बुरी हालत में है। हाँ, उसके गले में चोट का ऐसा निशान पड़ गया है जैसे कि मानो किसी ने उसके साथ हाथापाई कर दी हो। तिवारी जी सिर झुकाए हुए खड़े थे। वो समझ चुके थे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने सिर झुकाए हुए ही धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, साहिब मुझे सच में मालूम नहीं था कि वो लेडीज ऐसा कुछ कर देंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। साहिब तिवारी जी को घूर कर देखे जा रहे थे और फिर उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो। तिवारी जी, मुझे आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। चलिए अब निकलिए यहाँ से, और हाँ याद रखिएगा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। साहिब की डांट सुन तिवारी जी सिर झुकाए हुए वहां से चले गए, जबकि साहिब ने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाल लिया और गुनगुन का हाल पूछने के लिए गुनगुन का नंबर डायल करने लगे। इधर गुनगुन अभी भी अपने फादर से बात कर रही थी, पर तभी अपने मोबाइल पर साहिब के कॉल को देख वो थोड़ी सी शॉक्ड हो गई। वो कंफ्यूज नजर आ रही थी, लेकिन फिर उसने साहिब के कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने पापा की तरफ मुड़ती हुई शांत आवाज में बोली, पापा आपने जिस आदमी से लोन लिया था उसके बारे में मुझे सब कुछ बताइए। गुनगुन को मदद करता देख उसके पिता नरेन ने सब कुछ बताना शुरू किया, जबकि इधर गुनगुन अपने पिता की बातों को सुनते हुए केस फॉर्म को भरने लगी। नरेन ने बताया, बेटा मैंने जिससे लोन लिया था उसका नाम शंकर है। वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसके कई इलीगल काम है और उसने तो बहुत सारे बाउंसर्स को भी हायर करके रखा है। अपने पापा को डर से बात करता देख गुनगुन धीरे से बोली, पापा मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे खतरनाक आदमियों से मिल चुकी हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको भी देख लूंगी। इतना कहकर गुनगुन ने अपनी फाइल को अपने हाथों में रखा
और कॉन्फिडेंस भरे चेहरे के साथ वहां से निकल गई। गुनगुन अपने फादर को हवालात से निकालने को लेकर एकदम सीरियस थी, जबकि वहीं दूसरी ओर गुनगुन के कॉल रिसीव ना करने पर साहिब थोड़े से परेशान हो गए थे। वो जानते थे कि गुनगुन उससे नाराज है और वो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं। साहिब बुझे मन से घर आए थे, लेकिन घर पहुंचते ही वहां के माहौल ने उन्हें और ज्यादा परेशान कर दिया था। उन्होंने देखा कि मुनमुन और उसकी माँ लीला देवी एक साथ बैठे हुए थे और साहिब को देखते ही लीला देवी उनसे कड़क आवाज में सवाल करने लगी। साहिब, आपने गुनगुन को केस पर क्यों रखा? क्या आपकी नजर में कोई और वकील नहीं था? अपनी माँ के सवाल को सुन साहिब अपनी माँ के बगल में बैठी हुई मुनमुन की आंखों में देखने लगे और फिर शांत आवाज में बोले, माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैंने उस एडवोकेट को हायर करवाया है जो कि आज तक कोई भी केस हारी नहीं है, और मैं जानता हूँ मेरे इस केस को सिर्फ गुनगुन ही सॉल्व कर सकती है। लीला देवी फिर से कड़क आवाज में बोली, साहिब, ये दुनिया इतनी बड़ी है और इसमें गुनगुन से भी बड़ा कोई ना कोई एडवोकेट जरूर होगा। जितने पैसे खर्च होंगे मुझसे ले लो, लेकिन गुनगुन मुझे केस में नहीं चाहिए। लीला देवी की बात ने साहिब को बेजवाब कर दिया। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या बोले, और फिर अचानक गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचकर वो सीधा अपने कमरे की तरफ चले गए। मुनमुन साहिब के पीछे पीछे आई थी और वो जैसे ही कमरे में पहुंची वैसे ही साहब ने उसके कलाई को जोर से पकड़ लिया और उसकी कलाई मरोड़ते हुए कड़क आवाज में बोले, ये सब क्या है मुनमुन? मुनमुन दर्द से कराती हुई बोली, साहिब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया? साहिब ने कड़क आवाज में जवाब दिया, गुनगुन के केस लेने के बारे में तुमने ही माँ को बताया ना, और अब तुम ही कहती हो कि तुमने क्या किया है? मुनमुन दर्द से कराती हुई बोली, साहिब, मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, पर आप माँ के कहने पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? माँ जी जो कह रही है वो सही ही तो कह रही है। क्यों आप उस गुनगुन को दोबारा मौका दे रहे हैं? साहिब ने गुस्से से जवाब दिया, मैं जानता हूं मुनमुन मैं क्या कर रहा हूं। अपनी बकवास तुम बस माँ को ही सुनाना, मुझे नहीं। मुनमुन समझ चुकी थी कि साहिब को समझाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, जबकि इधर साहिब ने झटक कर मुनमुन के हाथ को छोड़ दिया और बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। साहिब इस बार सीधा आकर अपनी कार में बैठे और उन्होंने दोबारा गुनगुन को कॉल लगाना शुरू कर दिया। गुनगुन ने इस बार कॉल रिसीव कर ली थी, लेकिन कॉल रिसीव करने के बाद वो तेजी से हड़बड़ाती हुई बोली, साहिब प्लीज, बार बार मुझे कॉल मत कीजिए, अभी मैं कहीं बाहर हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। इतना बोलकर गुनगुन ने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दरअसल गुनगुन अभी इसीलिए साहिब से बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो भी शंकर के ऑफिस में मौजूद थी। वो उसके ऑफिस में उसके ही इंतजार में थी कि तभी वहाँ ऑफिस अटेंडेंट आई और शांत आवाज में बोली, मैम, शंकर सर का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शंकर सर का कोई अता पता नहीं रहता। कोई नहीं जानता कि वो कब ऑफिस आते हैं और कब जाते हैं। गुनगुन ने शांत आवाज में पूछा, पर उनसे मिलने का कोई तो तरीका होगा? ऑफिस अटेंडेंट गुनगुन को गौर से देखती हुई धीरे से बोली, मैम, लगता है आपको बॉस से कुछ जरूरी काम है। देखिए, मैं बताती हूँ, शंकर सर आपको कहीं मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, हर रात को वो डांस क्लब जरूर जाते हैं। ऑफिस अटेंडेंट की बात सुन गुनगुन खुद में कुछ सोचती हुई घर की तरफ निकल गई। गुनगुन के दिमाग में कुछ तो चल रहा था और घर पहुंचते ही उसने प्रगति से शांत आवाज में कहा, प्रगति, अपने कुछ शॉर्ट ड्रेसेस कपड़े मुझे देना। गुनगुन की बात सुन प्रगति चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, पर गुनगुन, तू मेरे इन शॉर्ट ड्रेसेस का क्या करेगी? किसी के साथ डेट पर जाएगी क्या? गुनगुन अपने रिस्ट वॉच को देखती हुई हड़बड़ा कर बोली, यार, अभी समझाने का वक्त नहीं है, तू बस मुझे जल्दी से अपने कपड़े दे दे, मैं तुझे सब कुछ बाद में समझाऊंगी। प्रगति को अभी भी गुनगुन की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि गुनगुन कुछ भी यूं ही नहीं करती। उसने तुरंत ही गुनगुन को एक शॉर्ट ड्रेस लाकर दे दिया और गुनगुन जब इस शॉर्ट ड्रेस को पहनकर सामने आई तो प्रगति उसे बस एक टक से देखने लगी। प्रगति गुनगुन के सुपर हॉट रूप को देखकर हैरान थी। उसने आश्चर्य से चौंकते हुए कहा, उफ यार गुनगुन, ये ड्रेस तो मुझसे ज्यादा तुझ पर फब रही है। सच में तू तो बहुत हॉट लग रही है इसमें। किसके साथ डेट पर जा रही है? हाँ, गुनगुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डेट पर नहीं, मिशन पर जा रही हूँ प्रगति। प्रगति को अभी भी गुनगुन की बात समझ नहीं आई थी, जबकि गुनगुन अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखती हुई तुरंत ही अपने घर से निकल गई। गुनगुन ऑफिस अटेंडेंट के द्वारा बताई गई क्लब की ओर जा रही थी और वहां पहुंचते ही वहां के माहौल को देख वो बुरी तरह से चौंक गई। दरअसल गुनगुन शॉर्ट ड्रेस में इतनी ज्यादा हॉट लग रही थी कि क्लब में मौजूद बहुत सारे लड़के उसी पर अपनी नजरें जमाए हुए थे। कुछ तो गुनगुन से बात भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुनगुन सबको टालती हुई बस शंकर को ढूंढे जा रही थी। वो चारों ओर शंकर को ही ढूंढ रही थी, लेकिन शंकर उसे कहीं नहीं मिल रहा था और तभी वो सामने से आ रही एक शख्स से टकरा गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी मिस्टर, मैंने आपको देखा नहीं। गुनगुन को लगा था कि वो क्लब में ही मौजूद किसी अनजान से टकराई होगी, लेकिन तभी उसने जैसे ही अपने से टकराने वाले शख्स को देखा वैसे ही वो बुरी तरह से चौंक गई। दरअसल उसके सामने कोई और नहीं बल्कि साहिबजादे थे। गुनगुन बुरी तरह से शॉक्ड रह गई। क्या गुनगुन अपने फादर को जेल से छुड़ा पाएगी? आखिर अब गुनगुन और साहिब की जिंदगी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए प्यार यार धोखा सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।